नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा मिश्रा और आज हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए यहां पर हाजिर हैं। और सबसे पहली खबर जो है हम वो शुरू करते हैं, वो है गणपति की, जो कि आज से घर घर में गणपति जो है वो विराजेंगे। और कोविड-19 के चलते हालांकि गणेश जी की वो बड़ी प्रतिमाएं, वो बड़ी मूर्तियां जो हैं वो देशों दुनिया में हर जगह पर, मुंबई में, पुणे में देखने को नहीं मिलेंगी, पर हर घर में गणपति उसी तरीके से, उसी श्रद्धा के साथ विराजेंगे जिस तरह से हमेशा की तरह विराजते हुए आए हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूं कि इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही राहुल गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भारत के लोगों के उद्यम, उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। मेरी कामना है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त तथा सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन जिएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, हर तरफ खुशी और समृद्धि बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी का ये जो पूरा पर्व है ये 10 दिन चलता है और मुंबई में ये पर्व खास तौर पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पूरी देश और दुनिया में ये जो पर्व है वो मनाया जाता है। गणपति को मनाया जाता है, अपने घर पर उनको विराजा जाता है और उसके बाद 10 दिनों तक पूरी रात जग के, यानी रत जगा करके, और साथ ही पूजा पाठ, मोदक, न जाने नाना प्रकार की जो चीजें हैं वो गणपति के लिए की जाती हैं। पूरी श्रद्धा जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ जो सभी भक्त हैं वो गणपति को अपने घर लेकर आते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। इस बार गणेश महोत्सव जो है वो मुंबई में उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा। वो लंबी लंबी, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं जो लगाई जाती हैं, 15 फीट की अक्सर जो मूर्ति लगाई जाती है, विशालकाय मूर्ति, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगी कोरोना के चलते। पर अपने अपने घरों में जो है वो सभी गणपति की मूर्ति जो है वो विराजित करेंगे और साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही मैं आपको समय जरूर बता देना चाहूंगी कि क्या समय रहेगा। गणेश जी की पूजा के प्रारंभ का जो समय है वो है आज ही के दिन 11:02 से और शाम 22 अगस्त को शाम 7:57 तक। और गणेश विसर्जन जो है वो मंगलवार 1 सितंबर को जो है वो तय हुआ है। साथ ही आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत की खबर की तरफ। सीधे चलते हैं पूजा के पास। पूजा, क्या कुछ खबर है आपके पास? सुशांत, देखिए, सुशांत की मौत को यहाँ पर 2.5 महीने हो गए हैं, जिसके बाद से ही उनकी फैमिली और जो उनके फैंस थे, यहाँ तक कि पूरे देश में या इवन जो देश से बाहर भी लोग जो उनके फैंस है, चाहने वाले, वो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और सीबीआई की मांग कर रहे थे। और जैसा कि आपने भी देखा कि 19 अगस्त को ये सीबीआई का जो था कि मुंबई पुलिस के हाथों से सीबीआई को केस दे दिया गया, तो उसके बाद से उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि उनकी बहन जो है श्वेता, वो हमेशा से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रही है। उनकी मौत के बाद से ही वो न्याय की मांग करती रही है, सीबीआई से, उनके फैंस से जुड़ी रही हैं। तो यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि आपको भी पता है, 15 अगस्त को श्वेता ने एक प्रेयर मीट रखी थी सुशांत के लिए। अब यहाँ पे आज श्वेता ने 11 बजे उन्होंने ग्लोबल प्रेयर मीट रखी है, जिसमें ना सिर्फ देश के लोग बल्कि जो उनके चाहने वाले या जो उनके लिए मांग कर रहे हैं देश से बाहर, उनके लिए एक ग्लोबल प्रेयर मीट रखी है। और इसमें 108 गायत्री मंत्र के जाप किए जाएंगे, जिससे उन्होंने कहा है कि सभी इसमें जुड़े, आप सब फ्री हैं इसमें जुड़ने के लिए। सुशांत के लिए जो मैं आपको बता दूं, लगातार न्याय की मांग की जा रही है और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने करा था। तो अब ये प्रेयर मीट उनके ये शांति और उनकी आत्मा को शांति के लिए ये प्रेयर मीट रखी गई है। और श्वेता हमेशा से ही आपने भी देखा होगा कि हमेशा से ही श्वेता ट्विटर के जरिए और कई सारे ऐसे पोस्ट करती हैं जिससे सुशांत के लिए मतलब जो न्याय के मांग कर रहे हैं उनके फैंस, उनके लिए यहाँ पे सुशांत को न्याय मिल सके।
पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम कल से ही ये बात देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई जो है वो एक्टिव हो गई है और कंटिन्यूस जो है वो पूछताछ और सभी चीजें जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। हमने कल भी आपको बताई थी ये बात कि सीबीआई जैसे ही सीबीआई ने केस अपने अंडर लिया उसी के तुरंत बाद से ही सीबीआई ने सभी सबूत हैं वो अपने अंडर लेने शुरू किए, पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि एक और जो खबर है वो कुछ देर पहले सामने आई थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जब उनकी बॉडी जब मिली थी, जब उनका गेट खुलवाया गया, तो जो वो गेट खोलने के लिए सबसे पहले जो चाबी बनाने वाला जो है वो आया था और उस चाबी बनाने वाले ने बताया कि जो 4 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे उन्होंने उसको बुलाया और जैसे ही वो गेट खुला वैसे ही उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उनके फेस पे कोई डर नहीं था और उन्होंने सीधा सबसे उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो जो चाबी बनाने वाला है उसको घर से भेजे। उनके चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आया। तो ये तमाम तरीके की खबरें जो हैं वो सुशांत को लेकर बनती आ रही हैं और चल रही हैं। तो ये तो सुशांत की खबरें थी और अभी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कोरोना का जो कहर है वो बिल्कुल अपनी पीक पर पहुंचता जा रहा है। कंटिन्यूस जो है कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज पिछले 24 घंटे के मामलों की अगर मैं बात करूं तो 69,878 मामले जो है वो नए आए हैं। हर दिन एक नया आंकड़ा छू रहा है हमारा देश इस कोरोना महामारी में, जो कि एक बेहद ही बुरी खबर है। और साथ ही एक और चीज इसमें ऐड ऑन करेंगे जो कि है कि हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 945 लोगों की जो है कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जो अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है। 29 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस महामारी से जो है वो ग्रस्त हैं हुए हैं हमारे देश में। तो ये खबर जो है वो कोरोना को लेकर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और चलते हैं पूजा के पास। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी भारतीय अगली खबर है वो नित्यानंद पर है। आपको जैसे कि पता है नित्यानंद ने अपना एक अलग द्वीप मतलब अपना एक देश बनाया है, कैलासा नाम रखा है और नित्यानंद रेप का आरोपी है और 10 महीने से फरार है। और यहाँ पे वो देखिए कि उसने अपना बैंक खोलने का ऐलान कर दिया है जिसमें वो अपनी एक अलग करेंसी रखेगा और इसका बैंक का नाम जो मैं आपको बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा, इसने इसका नाम ऐलान किया है। और इसके बाद इसने कहा कि आज ये गणेश चतुर्थी यानी कि आज ये अपनी करेंसी लॉन्च करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसकी तलाश कर रही है कर्नाटक पुलिस और गुजरात पुलिस और यहाँ तक कि इंटरपोल भी इसकी तलाश कर रहा है। और उसके बाद भी इसने बीते दिसंबर में भी ही घोषणा कर दी थी कि इसने अपना एक अलग देश बनाया है और ये देश का नाम उसने कैलासा रखा था। और यहाँ पे ये बता दूं इक्का जोर के निकट के पास एक द्वीप है जहाँ पे उसने ये अपना देश बनाया है। और यहाँ पे इसने वीडियो मैसेज के जरिए ये ऐलान कर दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा ये अपने बैंक का नाम रखेगा और अपनी अलग से करेंसी बनाएगा। मतलब इतना गुनाह करने के बाद भी उसकी हिम्मत देखिए कि उसने अपना अलग से देश बनाया और अब इसके बाद अब वो अपनी करेंसी यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। पूरा का पूरा आप मामला देख लीजिए कि एक तो फरार है वो देश से और उल्टा यहाँ पे रेप का आरोपी भी है। उसके बाद उसने अपने देश बनाने का ऐलान तो कर ही दिया कि देश मेरा है और अब इसके बाद वो करेंसी भी लॉन्च कर रहा है। कोई डर नहीं है। बिल्कुल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि है बिहार से। और बिहार इलेक्शंस आप सभी जानते हैं कि जो है बहुत जल्द जो है बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं और उसको लेकर जो है वो गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। और बिहार इलेक्शंस का अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कल ही हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और हमने जो है वो आपसे बातचीत की थी और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जी जो है उन्होंने पूरा इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत की थी और बताया था कि क्या कुछ रहेगा। मैं उनसे भी बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि क्या कुछ गाइडलाइंस है। वो ये है कि तय समय पर ही होगी बिहार, यानी कि जो समय तय हुआ है उसी पर ही जो है वो इलेक्शन जो गाइडलाइन है वो जारी हुई है। और साथ ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार इस बार जो है चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन कर पाएंगे। और साथ ही विकलांग व्यक्ति हैं जो कोविड-19 से ग्रस्त हैं या जो भी इस तरीके के जो लोग हैं और 80 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश में बिहार में, वो जो उन सभी को पोस्टल बैलेट की सुविधा जो मिलेगी। आगे की जानकारी मैं सीधा अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर से लेना चाहूंगी। बताइए क्या। देखिए भारती, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और जो चर्चा जनसत्य न्यूज पर हम लोगों ने की थी सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि तय समय पर बिहार का चुनाव होगा और अर्थात वो तीसरा सप्ताह होगा सितंबर का। इस तरह से बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी जो है वो कल से ही बढ़ गई थी और हम लोगों की चर्चा के कुछ ही घंटे बाद
बाद जो गाइडलाइंस आई है और उस गाइडलाइंस के मुताबिक भारतीय ये सीधे सीधे मामला बनता है कि इलेक्शन कमीशन एक अलग तरीके से पूरे मामले पर मेहनत कर रहा है उस गाइडलाइंस के मुताबिक। और जिस भी बूथ पर अगर कोई भी चुनाव के लिए जाता है, वोटिंग करने के लिए जाता है, तो वहां पर पूरा व्हाइट मार्क करके गोले बनाए गए होंगे। इसका मतलब है कि सीमित संख्या में ही वोटर जो है वो लाइन में लगेंगे, बहुत ही सीमित संख्या होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है कोई भी आदमी नॉमिनेशन करने जा रहा है, अर्थात कोई भी व्यक्ति, तो बहुत ही लंबी कतारों के साथ वो नॉमिनेशन करने जाता है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर भी जो है बहुत सारे रोक लगाए गए हैं। इन तमाम प्रावधानों के चलते ही जो कल बात हम लोग कर रहे थे, आज भी वही बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक चुनाव का एक ऐसा तरीका होगा जो बिहार में पहली बार यूज किया जाएगा, जो बहुत ही जल्दी सारा चुनाव प्रचार होगा और उस चुनाव प्रचार में पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे और शायद इसमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया का योगदान होगा उसका सहारा जो है वो पार्टियां और राजनेता लेंगे। रही बात इस बिहार चुनाव के संदर्भ में, तो कई ऐसे बूथ बनाए जाएंगे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजेशन का पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। और एक गाइडलाइन ये है कि आप जो है वो घर घर जाकर के अगर चुनाव प्रचार भी करेंगे तो उसका भी एक दायरा रखा गया है। कुल मिलाकर के भारतीय सीमित दायरे में बहुत ही अनुशासन के साथ चुनाव प्रचार होगा। इसके मायने साफ ये है कि आपको पूरे अनुशासन के साथ वोटर्स के पास जाना होगा, राजनेताओं को, और वोटर्स को बिना किसी एक पार्टी या राजनेता के प्रति भक्ति जताए हुए लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में अपने वोटिंग का अधिकार प्रयोग करना होगा। इसलिए इसमें माइंड गेम और बहुत ही ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं होगी। भारतीय मुझे ऐसा लगता है कि इससे चुनाव प्रचार में जो अनाप शनाप खर्च होता है उस पर भी बहुत लगाम लग सकेगी। तो कोरोना एक तरह से अवसर के रूप में परिवर्तित होना होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जिस तरह से चुनाव का ये दौर चल रहा है, चूंकि आप एक नए, अगर आप पत्रकार के अतिरिक्त अगर आप सोचें कि आप इसमें एक नई भूमिका में, एक वोटर की भूमिका में हैं, तो इसमें हमको भीड़ बन करके शामिल नहीं होना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सीधा है कि यहाँ पे भीड़ बन के ना, कि देखिए जैसे सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो चुनाव होने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सरकार को यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कोई भी ऐसा जो इसके लिए ऑप्शन हो, जिससे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए और चुनाव में अच्छी तरह मतलब वोट भी पड़ जाए, कि ऐसा ना हो कि लोग वोट डालने ही ना आए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसा कुछ सरकार को ऑप्शन रखना चाहिए जिससे वोटिंग हो जाए। जी जी, गाइडलाइंस, हालांकि गाइडलाइंस इसी वजह से जारी की गई हैं दिवाकर जी, और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, साथ ही उसमें हर चीज को जो है वो मेंशन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंशन किया गया है, और आपको मास्क जो है वो पहनना है, बाकायदा सैनिटाइजर, हर तरीके की। और आपने जैसा कहा वो ऑनलाइन जो है इस बार जो है हमें पूरा देखने को मिलेगा। जहां तक बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार को जो है वो करीब करीब बहुत लोगों, बहुत जगह पे जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वहां पर अभी उतना ऑनलाइन और उतनी सारी चीजों को जो है वो उतना तवज्जो शायद नहीं दिया जाता हो, पर इस बार जो है वो नया रूप देखने को मिलेगा। और साथ ही ये एक बेनिफिट के तौर पर जो है वो सामने आएगा, जैसा आपने बताया। बिल्कुल भारती, आपने बिल्कुल सही कहा। और बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य माना जाता है, कम से कम इस मामले में। लेकिन कल भी हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जो माइंडसेट होता है वो बहुत परिपक्व हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की बातों का, उनके प्रचार का तरीका, सबसे बड़ी बात है कि प्रचार का तरीका बदलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और बहुत ही जल्दी चुनाव होने वाला है। ऐसे में जनता को भी बहुत समझबूझ करके इस पर विचार करना होगा, पक्ष और विपक्ष की बातों का पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा और निश्चित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। तो बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है, एक ऐसे दौर में जब कोविड का असर है पूरी तरह से, बिहार बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है और इस महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए बिहार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होगा भारती। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर आज जो दिल्ली की है, आईसिस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। और इस आईसिस के आतंकी के गिरफ्तार होने के पहले दिल्ली पुलिस के पास जो ये सूचना आई थी कि जैश के 3 आतंकी
दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। सियालकोट के रास्ते पर, पाकिस्तान के सियालकोट के रास्ते से उनकी एंट्री होती है। देखिए, खुफिया सूचनाएं जिस तरह से मिली हैं भारतीय, और पुलिस ने जिस तरह से सक्रियता और तत्परता दिखाई है, निश्चित रूप से उसका एक बड़ा फायदा होगा। हमारे खुफिया इनपुट के आधार पर अगर सुरक्षा बल एक सघन जांच पड़ताल करते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा या एक ऐसी समस्या टल जाती है जो देश के सामने, हम कई महामारियों के दौर से गुजर गए हैं। मैं महामारियों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बाढ़ का भी प्रकोप है। प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से लड़ते हुए भारत को एक रहने की जरूरत है। ऐसे में आतंकी हमले का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो ये होता है कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न किया जाए, और उसमें निश्चित रूप से अगर सियालकोट के रास्ते पर वो आतंकी आए हैं तो हमारा देश पाकिस्तान ही उन आतंकियों को यहां पर सप्लाई करता है, और निश्चित रूप से वहां इनका एक मॉड्यूल है और जिसको कहते हैं वो सुप्त अवस्था में रहता है, वो नेटवर्किंग होती है। और जब इस तरह से आतंकियों को एंट्री करा दिया जाता है, उस एंट्री के बाद वो नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। तो दिल्ली में आतंकियों के प्रवेश का मतलब है कि जो सोए हुए संस्था होती है जहां से नेटवर्क को परिचालित और संचालित किया जाता है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए उस नेटवर्क को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। अभी कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में जिस तरह से सिर्फ एक मामले में एक बड़ी भीड़ ने बेंगलुरु को दहलाने की कोशिश की, 130 करोड़ भारतीयों का है जिसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, जाति और धर्म को तोड़ करके जिस तरह से कोविड से यह देश लड़ रहा है, हम सबको एक रहने की जरूरत है। ऐसे में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों का दिल्ली में गिरफ्तार किया जाना, और वो भी आईएसआईएस का, क्योंकि कश्मीर की समस्या को पूरी तरह से टैकल कर रहा है भारत और वहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हुआ है भारतीय। इन्हीं संदर्भों में आईएसआईएस के आतंकियों का और जैश के आतंकियों का नेटवर्किंग, उनका एक तरह से कोरिलेट होना, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्योंकि दोनों आतंकी ग्रुपों के जो आतंकी कार्रवाई करने का तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें दहशत फैलाने का तौर तरीका अलग होता है और डिस्ट्रक्शन का तौर तरीका अलग होता है। ऐसे में देश के कई महानगर इस तरह से इसकी जद में आ सकते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि ये त्योहारों का, धार्मिक त्योहारों का खास करके ये दौर चल रहा है। अभी गणेश चतुर्थी का दौर चलेगा, उसके बाद दिवाली के शुरू होने के पहले नवरात्रि का पर्व आएगा। ऐसे माहौल में बंगाल और पूरा महाराष्ट्र, दिल्ली गणेश चतुर्थी और इसके बाद आने वाले नवरात्रि त्योहारों को लेकर के पूरी तरह से तैयारियों में मशगूल है, और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक तौर तरीका अपनाया जा रहा है। अनलॉक फेज में हम लोग गुजर रहे हैं, बाजारों में इतनी भीड़ नहीं है, बावजूद डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के जो आतंकी नेटवर्क हैं, चूंकि वो पूरी तरह से कश्मीर में परास्त हो चुके हैं, ऐसे में कश्मीर से बाहर डिस्ट्रक्शन फैला करके कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में जैश और आईएसआईएस के आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश करना एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, जिस पर हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है, और इसके कई मायने हैं और इससे कई जानकारियां फिलहाल निकलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका हमारे इस न्यूज़ रूम लाइव में जुड़ने के लिए। साथ ही ये खबर इस बात को, जैसा दिवाकर जी ने कहा, इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ही ऐसी हरकतें करता है और पाकिस्तान ही इस तरीके के आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसने के लिए जो है वो भेजता है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूंगी कि ये जो आतंकवादी जो है वो आईएस का ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है दिल्ली के धौला कुआं से, ये आतंकवादी, इसका नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अबू यूसुफ, और इसके पास से 2 आईईडी, साथ ही बहुत सारे हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और स्पेशल सेल जो दिल्ली की है, उनका पुलिस की स्पेशल सेल जो है, उनका ये भी कहना है कि और भी आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है, और यूसुफ जो पकड़ा गया है इससे और भारी जानकारी जो है वो मिलेगी, जरूर पूछताछ की जाएगी। और अभी वहां पर कुछ देर पहले तक जो है वो वहां पर स्पेशल ऑपरेशन चल रहा था एनकाउंटर के लिए वहां पर पूरी तरीके से, और वहां पर अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की गई। बाकी इसी खबर से रिलेटेड और जानकारी पूजा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को भी बड़ी एक आतंकी हमले की यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सूचना दी थी। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट कर दिया था कि 15 अगस्त को कोई बड़ा हमला हो सकता है, आतंकी हमला। ऐसे में धौला कुआं इलाके में ये जो इस टाइम पे आप भी देखिए, जैसे कोरोना टाइम है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, भीड़ नहीं थी, ऐसे टाइम पे एक आतंकी का मिलना बहुत बड़ी बात है कि, और उसके पास कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं, बड़े उसके पास विस्फोट पाए गए
हैं, दो जो आई। बड़ी मात्रा में। हाँ, जी। तो उससे ये लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला था, जैसे उसको भी पता था कि भीड़ नहीं है, उसके बाद वो कहां से आया, किस रास्ते से वो दिल्ली तक घुसा। क्योंकि दिल्ली में देखे आमतौर पर बहुत बड़ी दिल्ली पुलिस हो, चाहे वहां पे सीआरपीएफ लगे होते हैं, आरएएफ, हर तरह से दिल्ली को पूरी तरह से सिक्योर किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे आतंकी जब यहाँ पे पकड़ा गया है तो दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो सेल के डीसीपी हैं प्रमोद सिंह कुशवाहा, उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के मुठभेड़ के बाद ये आतंकी जो है, आईएसआई का जो आतंकी है वो पकड़ा गया है यहाँ पे भारती जी। और ये इसमें ऐसे में अगर एक आतंकवादी पकड़ा गया है तो ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि लॉजिस्टिक संसाधन जो हैं वो कहां से वो जुटा रहा था। एक आतंकवादी जो दिल्ली जैसे राजधानी में, देश की राजधानी में अगर वो घूम रहा है तो वो कहां से संसाधन जुटा रहा था। अब जैसे कि एक पकड़ा गया है तो जाहिर है कि वो अकेला नहीं आया होगा, पूरी टीम होगी उसकी, क्योंकि अकेला कोई इतना सामान लेके कहां से आया, कहां से उसके पास सामान आया, कहां तक वो धौला कुआं पहुंचा और किसने उसको धौला कुआं छोड़ा। क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि आमतौर पर जैसे पुलिस हर जगह आजकल चेकिंग हो रही है, कहीं भी अगर यूपी बॉर्डर से, किसी भी बॉर्डर से आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो आपकी चेकिंग होती है। तो किस तरह से उसके पास इतने बड़े तादाद पे जिस तरह से विस्फोट थे यहाँ पे, तो उसका बैग की उसकी चेकिंग नहीं हुई क्या? क्या पुलिस वालों को मतलब एकदम से धौला कुआं में कैसे पकड़ा गया? वहीं से तो आतंकी आया नहीं होगा, बॉर्डर पार किया होगा, कहां से आया होगा? तो भारती देखिए जैसे यहाँ पे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वही मैं अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि संसाधन कहां से जुटाए होंगे उसने, और इन्हीं सबके चलते जो है वो छापेमारी की जा रही है। और क्या कोई और आतंकवादी भी उसके साथ है या क्या कुछ जो है वो इस आतंकवादी के साथ और क्या डिटेल्स निकल पाएंगी, ये सभी दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल जो है वो जानने की कोशिश करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अभी तक की तमाम खबरें जो देश और दुनिया की बड़ी खबरें थी वो हमने आपको बताई, और भी पूरे दिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। तमाम देश और दुनिया की सारी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।